हेलो फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स टू स्टडी ब्रेन बिहेवियर या टू स्टडी बिहेवियर। इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी वो थी न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक। तो ये उसी की कंटिन्यूटी में सेकेंड वीडियो है न्यूरोकेमिकल टेक्निक। एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ या केमिकल्स जो हैं वो ब्रेन के कौन से पर्टिकुलर पॉइंट को ट्रिगर करते हैं या प्रभावित करते हैं, और उसके आधार पर किस प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन आता है। ये जो तकनीक है, इस तकनीक की सहायता से कई प्रकार के जो मनोरोग हैं यानी मानसिक जो रोग हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं इससे। तनाव से मुक्ति पाने और पीड़ा को कम करने के लिए या नींद के लिए जो है हमारे यहाँ शुरू से ही कुछ केमिकल्स जैसे कि अल्कोहल है, हशीश है, भांग है, अफीम है, चरस है, इनका प्रयोग जो है प्राचीन कालों से किया जा रहा है। यानी लोग करते हैं इनका उपयोग जब वो ज़्यादा टेंशन में होते हैं, या जब वो ज़्यादा, ऐसे कहते हैं ना कि भी नशा करने वाले को जो है दुख में भी नशा चाहिए और ज़्यादा खुश हो जाए तो भी नशा चाहिए, ठीक है। या नींद लेने के लिए कई बार कुछ केमिकल्स को काम में लेते हैं। तो जो है ये कॉमन है, इनके नाम आप लोगों ने सुने होंगे। अल्कोहल शराब है, हशीश है, भांग, अफीम और चरस का प्रयोग करते हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं इनका मतलब, इनका प्रभाव किस पर हो रहा है? ब्रेन पर हो रहा है। और ब्रेन के किस पार्ट पर हो रहा है और जिससे कौन सा व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, इसकी स्टडी की गई। और इसकी स्टडी के आधार पर ही इन केमिकल्स को अब मेडिकल साइंस में जो है कुछ हद तक काम में लिया जाता है। या जो एडिक्ट हो चुके हैं इन अल्कोहल से या इन अलग अलग प्रकार के जो ड्रग्स या केमिकल्स हैं इनसे, तो किस प्रकार से उन्हें इस ड्रग से को एडिक्शन है इससे दूर किया जाए, तो ये टेक्निक उसमें काम में ली जाती है। अब हम इसमें लेते हैं बाहर से जो हम केमिकल लेते हैं, तो वो केमिकल क्या कहलाते हैं? ड्रग्स कहलाते हैं। तो इन ड्रग्स को क्या कहेंगे? जो हमारे ब्रेन पर प्रभाव डाल रहे हैं, मानसिक स्थिति पर प्रभाव डाल रहे हैं, उसको कहेंगे साइकोटिक ड्रग्स, ठीक है। इसमें ये दो शब्द यहाँ पर हैं, ट्रैंक्युलाइज़र एंड सिडेटिव्स। तो ट्रैंक्युलाइज़र आप लोगों ने शब्द सुना होगा। जैसे कोई पशु बेकाबू हो जाता है और वो कोई बस्ती वगैरह में आ जाता है तो उसको ट्रैंक्युलाइज़र दिया जाता है। यानी उसको एक इंजेक्शन की पशु के एकदम पास तो कोई जा नहीं सकता, तो उसको इंजेक्शन की सहायता से केमिकल उसकी बॉडी में जो है भेजा जाता है, पहुंचाया जाता है। तो वो केमिकल उसके ब्रेन पर प्रभाव डालेगा और उसके कारण वो पशु जो है वो थोड़ी शांत अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस पशु को पकड़ करके जहाँ उसको पहुंचाना है उचित स्थान पर, या ट्रीटमेंट अगर करना है, घायल हो गया ट्रीटमेंट करना है, तो वहाँ ले जाया जाता है। तो कुल मिलाकर ट्रैंक्युलाइज़र ने क्या किया, जो ओवर एक्साइटमेंट स्टेट थी उस एनिमल की, ओवर एक्साइटमेंट स्टेट थी, तो उसको शांत करने का काम किया। इसी तरह से सिडेटिव्स भी क्या करते हैं? सिडेटिव्स भी जो है जैसे शांत लाना, जैसे नींद, कोई बहुत बेचैन है, उसको नींद नहीं आ रही है, तो कुछ अमाउंट में ये केमिकल दिए जाते हैं जिससे जो है ब्रेन शांति की अवस्था में आता है, ठीक है। यानी नींद की गोली, जैसे बहुत ज़्यादा कोई पीड़ा से परेशान है या कुछ और कारण है जैसे नींद नहीं आ रही है, तो कुछ अमाउंट में ये डॉक्टर की सलाह के द्वारा लिए जाने चाहिए। तो इससे क्या है, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। तो ये वो केमिकल्स हैं टू फाइट इंसोमेनिया एंड डिप्रेशन, यानी उग्रता, उत्साह या संवेदनशीलता में कमी लाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है साइकोमिमेटिक ड्रग्स। साइकोमिमेटिक ड्रग्स जैसे लाइसर्जिक एसिड है। लाइसर्जिक एसिड क्या करता है? स्टिमुलेट्स मेंटल स्टेट। ट्रैंक्युलाइज़र और सिडेंटिव ने तो क्या किया? शांत किया मानसिक स्थिति जो ओवर एक्साइटेड हो रही थी या नींद नहीं आ रही थी, है ना। तो ऐसी स्थिति में लिए जाते हैं। लेकिन साइकोमिमेटिक ड्रग्स जैसे लाइसर्जिक एसिड है, ये मेंटल स्टेट को स्टिमुलेट करती है, उद्दीप्त करती है। तो इससे व्यक्ति को हेल्यूसिनेशन की फीलिंग आती है। हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन मतलब होता है कि आभास हो रहा है, जो चीज़ नहीं है उनके पास में, जैसे उनको अपने आप ही कोई ऐसे स्मेल आ रही है, या कोई ऐसी जो है कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई चीज़ उनको ऐसा लगता है कि वो उनसे बात कर रहे हैं,
है ना, जबकि वो चीज़ वहाँ होती नहीं है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या वो ऐसी स्थिति वहाँ नहीं है, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में पहुँच जाते हैं, अपनी ही जो है उनकी एक अलग दुनिया हो जाती है कि वो लगता है हम किसी से बात कर रहे हैं या कोई हमारे पास आया है ना, और हमने उससे कन्वर्सेशन किया है, तो वो उसको बिल्कुल क्या मान लेते हैं कि ये हकीकत है। तो इसमें क्या होता है, लाइसर्जिक एसिड जो है इससे मेंटल स्टेट स्टिमुलेट हो जाती है, उद्दीप्त करती है मेंटल स्टेट को। तो व्यक्ति किस में चला जाता है, अपनी दुनिया में चला जाता है, अपने ही आभासी अवस्था में चला जाता है, जो चीज़ नहीं होती है लेकिन वो चीज़ उसको फील हो रही होती है। ठीक है, अब हम लेते हैं इसमें कि कौन से ऐसे रूट्स हैं यानी प्रोसेस हैं जिनके द्वारा इन ड्रग्स को शरीर में पहुंचाया जा सकता है। ओरली ले सकते हैं, इंट्रा पेरिटोनियली ले जा सकते हैं, इंट्रामस्कुलरली दी जा सकती है, सबक्यूटेनियसली दी जा सकती है, या डायरेक्ट कुछ केमिकल्स को ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट तक भी पहुंचाया जा सकता है। मेथड चाहे कोई भी है, चाहे मौखिक रूप से ले रहे हैं, चाहे इंजेक्शन के द्वारा ले रहे हैं, चाहे त्वचा के द्वारा पहुंच रही है, चाहे डायरेक्ट ब्रेन में इंजेक्ट की जा रही है, पहुंचाई जा रही है, लेकिन ये जितने भी नशीले पदार्थ हैं ये अल्टीमेटली अवशोषित होकर के ब्लड में पहुंचते हैं और ब्लड से ब्रेन में पहुंचते हैं और ब्रेन के फिर विशिष्ट ऊतक यानी स्पेसिफिक टिश्यूज़ में पहुंचते हैं और उसके बाद में व्यक्ति को सुखाभास होता है। सुखाभास क्यों बोला, क्योंकि टेम्परेरी जो है उसकी जो वो डिप्रेशन में था या जो है वो दुख में था या बहुत ज़्यादा, तो उसको वो चीज़ भूल जाता है, टेम्परेरी भूल जाता है उसको, और उसको जो है एक आनंद का जो है फीलिंग आती है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया में हम चले गए हैं, यानी वो जो वास्तविकता है उससे परे ये केमिकल उनको पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनकी ब्रेन के पर्टिकुलर टिश्यूज़ को ये केमिकल क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम लाते हैं इसमें अनेकों प्रकार के नशीले पदार्थ को उचित तकनीकों द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। उचित तकनीकों द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि उस व्यक्ति के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आया, और उसके बाद उस केमिकल को या उस केमिकल को जो विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्र में पहुंचा है उसको उस व्यवहार से रिलेट किया जाता है। तो इस तरह से ये देखा गया कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट में पहुंचने के बाद में विश्रांति यानी कि ओवर एक्साइटेड था उसको नॉर्मल करना, जैसे मैंने अभी एनिमल्स का एग्जांपल बताया, उनको ट्रैंकुलाइजर का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो थोड़ा शांत हो जाएं। ठीक है, सुखाभास यानी खुशी, उसको अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है, या निद्रा। तो इनकी स्टडी की गई, स्टडी करने के बाद में अब इसी स्टडी को आधार बनाया गया, जो मनोचिकित्सक हैं उन्होंने, उनके पास जो मानसिक रोगी आते हैं, तो कई बार मानसिक रोगी क्या होते हैं, उनको भाई नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है या वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उनको कुछ जो है इस तरह का आभास देना है, अच्छी वाली फीलिंग उनको दिलानी है, या कुछ ओवर एक्साइटेड है तो उनको नॉर्मल स्थिति में लाना है। तो मनोवैज्ञानिक जो हैं इन्होंने इस जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो केमिकल्स की जो जानकारी है इनको ट्रीटमेंट के रूप में काम में लेना शुरू किया। अब हम यहाँ पर लेते हैं, नॉर्मली हमारे शरीर में क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड का जो मिड्यूला वाला पार्ट होता है ये इपिनेफ्रॉन एंड नॉर एपिनेफ्रॉन नाम के हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमें इमरजेंसी कंडीशन से बाहर लाने का काम करते हैं। तो ये तो है नॉर्मल प्रोसेस, क्योंकि ये जो हार्मोन, ये जो ग्लैंड का मिड्यूला वाला पार्ट है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे अंदर जो हमें ये हार्मोन्स जो हैं ये हमें कठिन परिस्थितियों से निकालने का काम करते हैं। यदि बाहर से कुछ ऐसे केमिकल दिए जाएं जो हमें क्या करें, ब्रेन के सिस्टम को ओवर एक्टिव करते हैं यानी स्टिमुलेट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, स्टिमुलेंट्स। वो केमिकल्स क्या कराते हैं, स्टिमुलेंट्स। तो ये जो स्टिमुलेंट्स हैं ये एज द नेम इंडिकेट स्टिमुलेट करते हैं, ब्रेन के वेरियस पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं, तो ये अति उत्साह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। जैसे बहुत सिंपल है, कैफीन जो हम कॉफ़ी और चाय में लेते हैं,
तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, एग्ज़ाम टाइम पर जो है ज़्यादा देर तक अगर उनको पढ़ना है तो वो कॉफ़ी या चाय का प्रयोग करते हैं कि उन्हें आज 2 घंटे ज़्यादा पढ़ना है, 3 घंटे ज़्यादा पढ़ना है, तो वो यूज़ करते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि नियमित रूप से चाय या कॉफ़ी पीने वाले व्यक्ति भी इसके एडिक्ट हो जाते हैं। एडिक्ट कैसे? पर्टिकुलर उस टाइम पर अगर उन्हें चाय या कॉफ़ी नहीं मिलती है तो उनको बेचैनी होने लगती है, सिर में दर्द होने लगता है, कोई काम करने की इच्छा नहीं करती है, और एक उदासी उदासी सा उनको लगता है कि कोई कमी है, यानी उनकी बॉडी अपने आप में थकान महसूस करती है। तो क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल है ब्रेन के द्वारा। अब हम लेते हैं यहाँ पर इसी तरह से, ये तो बहुत कॉमन है, चाय कॉफ़ी पीते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट में पीते हैं, इट्स ओके। लेकिन मेल सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन, इसका क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर? ये पेशियों को बल मिलता है, यानी इनसे जो मसल्स हैं उनको एक बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। तो क्या होता है कि यदि कुछ अमाउंट में एंड्रोजन बाहर से लिया जाए, मेल सेक्स हार्मोन है, नेचुरली मेल में जो सिक्रीट हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन यदि इसे बाहर से लिया जाए तो टेम्परेरी क्या होगा कि ओवर फिजिकल वर्क कर पाएगा व्यक्ति और उसको थकान भी नहीं होगी। तो कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि स्पोर्ट्समैन जो हैं उन्हें ये नशे का सेवन करने के कारण उन्हें खेल में बैन है, ये ले नहीं सकते वो स्पोर्ट्समैन इनको खेल से पहले। नहीं तो क्या होता है, वो थोड़े से अमाउंट में ले लेंगे और जितना उनकी नेचुरल जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे वो उस पर्टिकुलर टाइम में। इसका बाद में साइड इफेक्ट होगा, लेकिन पर्टिकुलर तो क्या हुआ, कुछ सेंसेस को इन्होंने ओवर एक्टिव कर दिया है ना, और दर्द वगैरह या पेन वगैरह की सेंसेस इनको फील नहीं होती है ऐसे टाइम पर। तो इस प्रकार के जो केमिकल्स हैं वो बैन हैं स्पोर्ट्समैन के लिए। तो ये है एंड्रोजन जो सेक्स हार्मोन है, यदि ये बाहर से दिया जाता है तो ये पेशियों को इससे बल मिलता है, जिससे स्पोर्ट्समैन की परफॉर्मेंस भी निश्चित मात्रा के अनुरूप उसमें वृद्धि देखी जा सकती है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, स्पेशली मेल के अंदर क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये मेल के लीवर को डैमेज कर सकते हैं, यानी यकृत जो है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है, उनमें नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं, यानी शुक्राणुओं की संख्या जो प्रोड्यूस होती है नॉर्मली उसमें कमी आ सकती है। और फीमेल के अंदर तो इसके और भी ज़्यादा डेंजरस प्रभाव हैं, क्योंकि फीमेल में नॉर्मली ये हार्मोन सिक्रीट ही नहीं होता है। तो वो अगर बाहर से एंड्रोजन कुछ मात्रा में लेती हैं तो उनके अंदर इनके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, यानी लीवर को डैमेज करना, किडनी को डैमेज करना के अलावा फिजिकल और मेंटल चेंजेस भी उनके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ज़्यादा डेंजरस हैं इस प्रकार के केमिकल्स। अब हम लेते हैं इसी स्टिमुलेंट्स को आगे लेते हैं हम। इसमें जैसे एग्जांपल है एम्फेटामाइन और कोकेन। अगर इसे लिमिटेड अमाउंट में लिया जाता है तो ये कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और स्टेमिना को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि स्टिमुलेंट का मतलब ही क्या है, उद्दीप्त करना। तो अनुकूल मात्रा में यदि प्राणी लेता है तो प्राणी की क्षमता में वृद्धि होती है, लेकिन अत्यधिक सेवन सदैव ही प्रतिकूल प्रभाव छोड़ता है। ये तो हमें वैसे ही पता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो यदि ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उससे हमेशा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समटाइम्स ड्यूरिंग टास्क, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, तो व्यायाम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, नॉर्मली हमारी बॉडी क्या करती है, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन सिक्रीट करती है, एड्रेनल का मेडुला वाला पार्ट। ऐसे टाइम पर यदि ये केमिकल्स लिए हुए हैं तो ये केमिकल्स और नेचुरल जो हार्मोन हमारी बॉडी सिक्रीट कर रही है, इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन होता है, और इस इंटरेक्शन से क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसा होने से यदि ये केमिकल्स जो बाहर से लिए गए हैं वो और हार्मोन्स जो नेचुरल प्रोसेस से हमारी बॉडी सिक्रीट कर रही है, एपिनेफ्रॉन एंड नॉर एपिनेफ्रॉन सिक्रीटेड बाय एड्रिनल मेडुला पार्ट, ये दोनों जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और हमारे हार्ट का काम होता है ब्लड का सर्कुलेशन करना। तो ये हार्ट क्या करेगा, बहुत जल्दी जल्दी पंप करेगा ताकि ये केमिकल्स जो हैं ये ब्रेन के या विशेष टिश्यूज़ तक पहुंच पाएँ। तो इससे क्या हो सकता है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, और इतनी बढ़ सकती है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यही कारण है कि स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको ऐसे स्टिमुलेंट्स लेना अलाउड नहीं है, गैर कानूनी है। अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ट्रैंक्युलाइजर्स के।
ट्रैंक्युलाइजर्स जो उदास, दुख, भय, पीड़ा की स्थिति से बाहर निकालते हैं। जैसे डिप्रेशन में कोई व्यक्ति है ना, या जो है तो उनमें क्या लिया जाता है, ट्रैंक्युलाइजर्स लिए जाते हैं। या ओवर एक्साइटेड है, जैसे मैंने एग्जांपल्स एनिमल्स का एग्जांपल लेकर आपको बताया, तो उनको शांत करने के लिए ट्रैंक्युलाइजर दिए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के ऊपर कोई इस तरह का बहुत बड़ा दुख अगर आ जाता है, तो दुख आ जाता है तो वो क्या है, सेंसेस अपनी उसके कंट्रोल में नहीं होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करना या तोड़-फोड़ करना या इस तरह की चीज़ें अगर शुरू कर देता है, तो उस व्यक्ति को भी ट्रैंक्युलाइज़र की कुछ अमाउंट दे करके उसको कुछ समय के लिए शांत किया जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, क्लोरोप्रोमाइज़िन, रेस्पिरिन, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है। अब डिप्रेशन भी आप लोगों ने आजकल तो बहुत कॉमन शब्द हो गया डिप्रेशन। तो जैसे कोई ज़रूरी नहीं है डिप्रेशन का संबंध अमीरी या गरीबी से हो। डिप्रेशन जैसे स्टूडेंट्स हैं, तो आजकल जैसे क्लासेस नहीं लग रही हैं कोरोना काल में, अंदर ही अंदर घरों में ही रह रहे हैं, और जो है तो वो भी एक डिप्रेशन ला रहा है कुछ में। कईयों की कोरोना काल में जैसे नौकरियां चली गई हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, तो वो भी एक डिप्रेशन का कारण बन रहा है। कई जिनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है इस समय में, या किसी भी समय में वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं उस वर्कलोड को और अपनी जीवन शैली को, तो वो भी डिप्रेशन की स्थिति में जा सकते हैं। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, आरएएस आईएएस हैं, या जो है बड़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और आजकल आप लोगों ने न्यूज़ में जैसे बहुत आ रहा है, ये फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, तो ये नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। एक बड़ा रैकेट जो है ये सामने आ रहा है। तो ये क्या करते हैं कि थकान महसूस नहीं हो और हमें ज़्यादा काम करना है, हमें ज़्यादा काम करना है, थकान महसूस नहीं हो, ये एक कारण हो सकता है, या डिप्रेशन दूसरा कारण हो सकता है, या कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन किसी भी तरह से ये जस्टिफाई नहीं करता है कि केमिकल्स को या ड्रग्स को जो है हम कोई भी व्यक्ति ले। ठीक है। तो यहाँ हम लेते हैं ट्रैंक्युलाइज़र का। ये केमिकल्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, केमिकल्स के नाम या नेम ऑफ सम एग्जांपल्स ऑफ सम ट्रैंक्युलाइजर्स। तो इसमें क्या होता है, ये केमिकल्स क्या करते हैं, नर्व एंडिंग्स पर नॉर एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का जो सिक्रीशन है उसमें वृद्धि करते हैं, जिसके कारण प्राणी जो है वो उदासी के माहौल से निर्मुक्त होता है। क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं, एक नर्व से दूसरे नर्व में जो सूचना जा रही है, ये एक न्यूरॉन है, यहाँ दूसरा न्यूरॉन है, तो इससे जो सूचना कन्वे हो रही है वो केमिकल्स के द्वारा हो रही है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा। तो यहाँ पर जैसे किसी कारण से जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर सही तरह से आगे नहीं पहुँच रहे हैं, तो ये नॉर एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन जो है इनके स्त्रवण का यहाँ पर वृद्धि करते हैं ये जो ट्रैंक्युलाइजर्स हैं वो, जिसके कारण क्या होगा, पेशेंट डिप्रेशन या एनेक्सिटी की जो फीलिंग है उससे बाहर निकल सकता है। इसी तरह से हम यहाँ लेते हैं एग्जाम्पल लिथियम कंपाउंड। तो लिथियम कंपाउंड का उपयोग भी जो है मानसिक रोगियों के उपचार में इन्हें तनाव रहित करने हेतु सफलतापूर्वक किया जाता है। यानी इन्हें जो टेंशन में है, अननेसेसरी की टेंशन इन्होंने ले रखी है, इस टेंशन से मुक्ति करने के लिए भी लिथियम कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है। अब हम लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जैसे एल डोपा है, एंटी कोलिनर्जिक है। तो ये केमिकल्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ में क्या होता है, वॉलेंट्री मसल्स जो हैं हमारी, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। वॉलेंट्री मसल्स यानी हाथों की, पैरों की जो मसल्स हैं, या बॉडी का जो मसल्स हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं। तो जब हमारे नियंत्रण में है तब तो हम सही तरह से काम करेंगे, लेकिन जब इन पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो कई बार आपने देखा ना, हाथ अपने आप कांप रहा है या पैर कांप रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और ये जो वॉलेंट्री मसल्स हैं इनका जो कंट्रोल है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन पर जो कंट्रोल है वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से चाह कर भी व्यक्ति अपने हाथ का कंपन या पैरों का कंपन या बॉडी की शिवरिंग जो है वो रोक नहीं पा रहा है। तो इसके क्या क्या पार्किंसंस डिजीज़ है। तो ये एल डोपा और एंटी कोलिनर्जिक जो केमिकल्स हैं ये पार्किंसंस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इनका ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं। उपरोक्त प्रकार की नशीले दवाइयाँ या स्टेरॉइड कुछ समय के लिए तो उदासी को समाप्त करते हैं,
कुछ समय के लिए तो स्फूर्ति महसूस होती है, कुछ समय के लिए तो गुड फीलिंग आती है, लेकिन लंबे समय तक नियमित रूप से यदि इसका सेवन किया जाता है और वो भी डॉक्टर के परामर्श के बिना, तो क्या होगा कि उसका व्यक्ति उसका आदी हो जाता है, और इतना आदी हो जाता है कि यदि उसे वो केमिकल समय पर नहीं मिलते हैं तो उसका वो पागल सी स्थिति उसमें हो जाती है, तोड़ फोड़ करना, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करना, और नहीं मिले तो जो है किसी भी हद तक वो जा सकता है। तो इसीलिए क्या, और अल्टीमेट क्या होगा, इससे शरीर कमज़ोर पड़ेगा, ब्रेन कमज़ोर पड़ेगा, और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है या पैरालिसिस तक हो सकता है, यानी शरीर का कोई अंग काम करना बंद भी कर सकता है। तो इसीलिए यदि किसी कारण से एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है, तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल हैं उनसे डिस्कशन करना, ठीक है। और फिर भी यदि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो काउंसलिंग करना, काउंसलिंग के बाद में उनकी सलाह के अनुसार, यानी डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार केमिकल्स को लिया जाता है, ठीक है। जैसे रिहैब सेंटर होते हैं, तो रिहैब सेंटर यही कोशिश करते हैं जो किसी कारण से इनके एडिक्ट हो चुके हैं तो उन्हें अलग अलग मेथड के द्वारा इस एडिक्शन से बाहर निकाला जाए, ठीक है। अब जो है आजकल कौन सी तकनीक यूज़ की जाती है टू स्टडी बिहेवियर? CAT स्कैनिंग, यानी कंप्यूटराइज्ड एक्साइल टोमोग्राफी, एंड NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो CT स्कैनिंग आपने कॉमन सुना होगा। इसमें क्या किया जाता है, कंप्यूटर के साथ में जैसे एक मशीन होती है पूरी, और व्यक्ति को जिसका ट्रीटमेंट करना है तो उसको उस मशीन में जो है लिटा करके उसके जो है वहाँ पर पहुँचाया जाता है, और एक्सरेज की सहायता से एंड दिस मशीन इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। तो एक्सरेज की सहायता से उसकी जो बॉडी है उसका जो है स्कैनिंग की जाती है। 3D स्कैनिंग भी होती है इसमें। 3D जो है उसका पूरा डायग्राम प्राप्त किया जाता है, तो कौन सी चेंजेस है, क्या है, वो सारी जानकारी जो है इससे प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह से न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक मेथड है जिसकी सहायता से जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है बॉडी के, तो केमिकल्स किस तरह से इन सॉफ्ट ऑर्गन्स पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो इसकी स्टडी की जाती है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।